डेल्टा टीएफ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। अब डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ के न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केबी व केएफ का निर्धारण। केबी और केएफ के निर्धारण के बाद में अपन क्या करेंगे, इसके बाद में फोर्थ जो आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अणुसंघ के गुणधर्म है, उसमें जाएंगे अपन। तो देखिए केबी व केएफ के निर्धारण की अपन बात करें तो ये हो जाएगा। इसमें आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला लर्न करना है, इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है। देखिए ये फॉर्मूला आपके पास है के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी। क्लियर? आपके पास यहाँ पर के बी तो क्या हो गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है ये? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्लियर? और ये आपके पास जो आर है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है। आर है वो क्या है, गैस स्थिरांक है। नेक्स्ट बात करें अपन टीबी की, तो टीबी क्या है, विलियन का क्वथनांक, आप जानते ही हो। ये क्या है आपके पास, विलियन का क्वथनांक है। और जैसे आपके पास एलवी है, तो एलवी क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। एलवी क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। एलवी को अपन सोल्व करें तो एलवी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच वी अपॉन एम होता है। क्लियर? एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एलवी क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, जो किसके इक्वल होती है, डेल्टा एच वी अपॉन एम के इक्वल होती है। डेल्टा एच वी की बात करें तो ये क्या है, वाष्पन की एंथैल्पी है। क्या है ये, वाष्पन की एंथैल्पी है। और कैपिटल एम की बात करें तो कैपिटल एम आपके पास क्या होगा, देखिए यही आपको यहाँ पे नोटिस करना है। कैपिटल एम है वो क्या होगा आपके पास, विलायक का मोलर द्रव्यमान। ये क्या होगा आपके पास, विलायक का मोलर द्रव्यमान होगा। क्या होगा, विलायक का मोलर द्रव्यमान। और यही आपको नोटिस करना है। भाई ये विलायक का मोलर द्रव्यमान क्यों हुआ, विलय का मोलर द्रव्यमान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि केबी है ना वो किससे रिलेटेड है, विलायक पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, विलायक पे डिपेंड करता है। अब केबी आपके पास है वो विलायक पे डिपेंड करता है। आपने देखा था कि विलायक जल था तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल था। तो सीधी सी बात है केबी का रिलेशन किससे होना चाहिए, विलायक के मोलर द्रव्यमान से होना चाहिए, क्योंकि वो भी विलायक है, ये भी क्या है, विलायक है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को इसके अंदर पुटअप करना है। इस फॉर्मूले को मैं इसके अंदर पुटअप करूं तो देखिए ये हो गया मेरे पास के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी की जगह क्या रखना है आपको, एलवी की जगह आपको रखना है डेल्टा एच वी अपॉन कैपिटल एम। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा एच वी इंटू कैपिटल एम। तो देखिए अब आपको क्या करना है, के बी में और एम में रिलेशन देखना है। के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है जो विलायक पे विलायक का होता है। एम क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। क्या हो जाएगा ये, विलायक का मोलर द्रव्यमान, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक विलायक के मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए, या मैं ऐसा, अब मेरी बात सुनो, एक जगह अपन ने बात की थी कि अणुसंघ के गुणधर्म, देखिए दोबारा आइए आप वापस, अणु संख्यक गुणधर्म, हमने ये कहा था कि ये किस पे डिपेंड करते हैं, विलय की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते, पहली बात। लेकिन मैंने ये कहा था ये किस पे डिपेंड करते हैं, विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं। और वास्तव में ये किस पे डिपेंड करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर तो निर्भर करते ही करते हैं। देखिए अपन बात कर रहे थे अणुसंघ के गुणधर्म किस पे डिपेंड करता है, विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, विलय की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अपन ने इसके अंदर नया पॉइंट ऐड किया था एक, कि ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। वो बात यहाँ से भी प्रूव हो रही है। कैसे, जैसे ही आप विलायक चेंज करोगे उसका मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसका मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात यहाँ से क्लियर होती है कि जो अणुसंघ के गुणधर्म है वो विलय की प्रकृति पर तो निर्भर नहीं करते, लेकिन विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एक तो आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, एक आपके पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है,
एक आपके पास क्या है CH Cl3 एक आपके पास क्या है CCl4 है। और एग्जामिनर आपको ये कहे राइट द ऑर्डर ऑफ Kb फॉर द अबव सॉल्वेंट, किन सॉल्वेंट के लिए आपको किसका ऑर्डर लिखना है, Kb का ऑर्डर लिखना है। तो देखिए इसका मोलिकुलर फार्मूला अपन देखें तो ये क्या हो गया आपके पास C6H12 हो गया, ये C6H6 है, इनका फार्मूला अपने को पता ही है। तो कार्बन का कितना हो गया 72, 12 इंटू 6 प्लस 1 2 तो कितना हो गया, तो 84 ग्राम पर मोल हो गया ये, ठीक है। इसकी बात करें अपन तो कार्बन का कितना हो गया 6 के 12 मल्टीप्लाई विद 6, 72 प्लस 6 कितना हो गया ये 78 ग्राम पर मोल हो गया। इसकी बात करें अपन तो क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो 3 है क्लोरीन तो 35.5 हो जाएगा। कार्बन कितना है 12 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो ये कितना हो गया आपके पास 5। और देखो ये हो गया 15, 17 और 18 और एक 19 और शायद ये कितना आएगा 119.5 ग्राम पर मोल आएगा। क्लियर। और ये आपके पास कितना है देखो 35.5, 35.5, 35.5, 35.5 और कितना 12 है, ये कितना हो गया 20 और ये हो गया आपके पास 20, 22, 22 प्लस कितना हो गया 2 = 4 और ये हो गया 3, 3, 3 12 है, 12 है और एक ये 13, 13 और 2 कितना हो गया आपके पास 13 और 2 हो गया कितना 15, ये कितना है 154 ग्राम पर मोल है। क्लियर। तो अब देखिए किसके लिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये क्या है आपके पास फोर्थ है, तो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास किसका है 154 है CCl4 का। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये तो हो गया आपके पास 4 के बाद में नंबर आ जाएगा 154 है, ये कितना है 119 है, तो ये आ गया आपके पास क्या थर्ड के बाद में क्या आ जाएगा फर्स्ट के बाद में क्या आ जाएगा आपका सेकंड। तो यदि हमें विलायक दे दिए जाए तो विलायक के मोलर द्रव्यमान के आधार पर अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, Kb की वैल्यू, Kb का ऑर्डर अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी Kb की। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी अपन, नेक्स्ट बात करते हैं अपन Kf की। Kb व Kf का निर्धारण था। देखिए आपको जब Kb का फॉर्मूला समझ में आ गया, Kb का रिलेशन समझ में आ गया, तो Kf भी S सिमिलर ही है। देखिए Kf इजिकल टू क्या होगा RTF² अपॉन 1000 इंटू LF होगा आपकी बार। वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी कि हिमांक की गुप्त ऊष्मा है। आप बताइए यहाँ पे R क्या है आपके पास, TF क्या है और डेल्टा HF क्या है। R क्या है आपके पास गैस स्थिरांक है, क्या है गैस स्थिरांक। TF क्या है आपके पास विलयन का हिमांक है, क्या है आपके पास विलयन का हिमांक है। क्लियर। इसकी बात करें डेल्टा HF, ये क्या है आपके पास हिमांक की गुप्त ऊष्मा है, हिमांक की गुप्त ऊष्मा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ये हो जाएगा डेल्टा HF इजिकल टू सॉरी डेल्टा LV है, LF है सॉरी, क्या है ये डेल्टा LF। तो डेल्टा LF इजिकल टू क्या होगा डेल्टा HF अपॉन कैपिटल M। ये क्या है हिमांक की एंथैल्पी है, हिमांक की एंथैल्पी। और ये M क्या है आपके पास विलायक का मोलर द्रव्यमान, जैसा आपने वहाँ पढ़ा था, ये क्या है विलायक का मोलर द्रव्यमान है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं Kf के बारे में। आप लोग जानते हो ये क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक है, क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए इसकी अपन बात करें तो यही वैल्यू आपको क्या करनी है इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। इस फॉर्मूले में मैं पुट करूँ यदि ये वैल्यू, तो मेरे पास आएगा Kf इजिकल टू RTF² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HF, ऊपर क्या चला गया कैपिटल M। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ Kf डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके M के, यानी कि विलायक का मोलर द्रव्यमान इंक्रीज होने पर मोलर अवनमन स्थिरांक मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक तो साइक्लोहेक्सेन है, वही एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक क्या है आपके पास बेंजीन है, एक आपके पास CCl3 है और एक CCl4 है। तो जिसका आणविक द्रव्यमान ज़्यादा है उसका क्या ज़्यादा होगा Kf ज़्यादा होगा। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि CCl4 के लिए वैल्यू क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी 4 के बाद में नंबर आएगा किसका 3 का, 3 के बाद में फर्स्ट का, फर्स्ट के बाद में किसका नंबर आएगा सेकंड का।
तो ये हो गया आपके पास KB व KF का निर्धारण। यहाँ पर अपने 3 अणुसंख्या गुणधर्म समाप्त होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब 4th अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। नेक्स्ट देखिए आपके पास 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अणुसंख्या गुणधर्म है, वो कौन सा है, परासरण दाब। लेकिन परासरण दाब को समझने से पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा, परासरण को समझना पड़ेगा। और परासरण को समझने के बाद में हम किस पे जाएंगे, परासरण दाब पे जाएंगे। तो देखो परासरण को समझने के लिए क्या करते हैं अपन, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स को क्या इस डेफिनेशन में मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और लो टू हाई कंसंट्रेशन, ऐसे क्या होती है, दिक्कत होती है, भूल जाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर। तो पहले अपन परासरण को समझेंगे। अब परासरण को समझने के लिए क्या करेंगे, अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लियर। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या किया आपने, क्या किया, ये वाटर ले लिया जो आपके पास क्या है, सोलवेंट है, किसका काम करेगा, विलायक का काम करेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अपन ने क्या किया, इसके अंदर एक रसगुल्ला रख दिया है। हाँ जी बिल्कुल, क्या रख दिया, इसके अंदर अपन एक रसगुल्ला रख दिया है। रसगुल्ले के अंदर आपको पता है क्या भरा हुआ था, चीनी का घोल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ ये चीनी का जलीय विलयन है। क्या है, चीनी का जलीय विलयन। दूसरी बात, आप लोगों को एक चीज़ ये सीखनी है यहाँ से कि किसी भी द्रव्य की सांद्रता पानी से क्या रहती है, ज़्यादा ही रहती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रसगुल्ले के अंदर जो सांद्रता है वो क्या है, ज़्यादा है। और इस विलायक आपके पास जो जल है ये तो सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तो मैं इस रसगुल्ले के अंदर पानी प्लस शुगर का जो घोल है उसकी सांद्रता ज़्यादा है, तो इस पानी की सांद्रता क्या रहेगी, आपके पास कम रहेगी। रसगुल्ले की बाहरी दीवारों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको अपन क्या मान लें कि ये SPM है। SPM का मतलब क्या है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है ये, अर्धपारगम्य झिल्ली है। देखो ये तो हो गई इसकी बात कि हमने से क्या क्या निष्कर्ष निकाला है। आपने क्या किया, कोई कंटेनर लिया, उसके अंदर पानी भर दिया जो सोलवेंट का काम कर रहा है अपने लिए, और इसके अंदर एक रसगुल्ला रख दिया। रसगुल्ले के अंदर क्या है, चीनी का घोल भरा हुआ, यानी कि ये क्या है, शुगर का एक्वा सॉल्यूशन है। तो रसगुल्ले के अंदर सांद्रता ज़्यादा है और बाहर की तरफ सांद्रता क्या है, कम है। और रसगुल्ले की बाहरी दीवारों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, अपन जानते ही हैं। तो ये जो छिद्र है अपन इनको क्या मान के चल रहे हैं, SPM मान के चल रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली। तो देखो रसगुल्ले को जब पानी के अंदर रख देंगे थोड़ी देर बाद में रसगुल्ले का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइज क्यों बढ़ा, क्योंकि उसके अंदर पानी चला गया। साइज क्यों बढ़ा, क्योंकि रसगुल्ले के अंदर क्या चला गया, पानी चला गया। अब देखो इसको केमिकल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करो, यानी कि विलायक के अणुओं का गमन हुआ है किधर से किधर की तरफ, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, किसके माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। इसी का नाम क्या है, परासरण है। क्या आप समझ पा रहे हैं। देखो आपने क्या किया, रसगुल्ला रख दिया पानी के अंदर, तो काफ़ी थोड़ी देर बाद में क्या होगा, रसगुल्ले का साइज होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी रसगुल्ले के अंदर चला गया है। क्लियर। तो अब पानी रसगुल्ले के अंदर गया, अब इसको केमिकल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करूं तो विलायक के अणुओं का गमन हुआ है किधर से किधर की तरफ, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। और किसके माध्यम से हुआ है, SPM के माध्यम से हुआ है। तो मैं क्या कह सकता हूं, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होने वाला स्वतः गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होने वाला गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो ये हो गई बात किसकी, परासरण की। अब थोड़ी सी बात क्या करेंगे यहाँ पर अपन, परासरण के बारे में अपन परासरण के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। देखो आपने देखा होगा कि किशमिश को जल में रखने पर वो फूल जाती है। किशमिश को यदि आप H2O में रखोगे तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। दूसरी बात अपन करें कि आपके पास यदि क्या है, कच्चा आम है। क्या है, कच्चा आम। कच्चे आम को आप किस में रख दो, जल के अंदर रख दोगे, तो देखो कच्चे आम के अंदर सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, और पानी की सांद्रता क्या रहेगी, कम रहेगी। तो पानी किधर से किधर की तरफ चला गया, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चला गया। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस प्रोसेस के अंदर, तो इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, परासरण का एग्जाम्पल है। और यदि आप क्या करो, कच्चे आम को, तो आम क्या हो जाएगा, यहाँ पर फूल जाएगा। और कच्चे आम को आप किसके अंदर रख दो, नमकीन जल के अंदर रख दो, तो अब बाहर वाले
सॉल्टेड वाटर, इस नमकीन जल की सांद्रता क्या है, अधिक है, और कच्चे आम के अंदर सांद्रता क्या थी, कम थी, तो आम क्या हो जाएगा आपका, सिकुड़ जाएगा। देखिए नेक्स्ट यदि अपन बात करें, नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो जैसे मुरझाए फूलों पर, मुरझाए फूलों पर आपने देखा होगा जो ये फ्लावर्स बेचने वाले होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उनके ऊपर पानी छिड़कते रहते हैं और उनको ताज़ा रखते हैं। उसका रीज़न क्या है, जैसे मान लीजिए उस जो फ्लावर की जो लीफ थी वो सनलाइट के अंदर रहती है, तो पानी का वहाँ से क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, तो धीरे धीरे वो पत्ती क्या होने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है। अब जैसे ही उसके ऊपर क्या डालोगे आप, पानी की बूंद डालोगे, तो पानी की सांद्रता कम है और फ्लावर की जो लीफ है उसमें सांद्रता क्या आती है, दिखती तो पानी किधर की तरफ डालेगा, अंदर की तरफ, तो आपका जो फ्लावर है वापस क्या हो जाएगा, खिलखिलाने लग जाएगा, मुस्कुराने लग जाएगा। तो देखो किशमिश को पानी में रखने पर फूल जाना, कच्चे आम को साधारण जल में रखने पर, कच्चे आम को साधारण जल में रखने पर आम का फूल जाना, कच्चे आम को नमकीन जल में रखने पर उसका सिकुड़ जाना, और मुरझाए फूलों पर पानी छिड़कने से फूलों का वापस खिलखिलाना या फूलों का वापस मुस्कुराना किसके एग्जाम्पल है, परासरण के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, अर्धपारगम्य झिल्ली की भी अपने को बात करनी पड़ेगी। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली की यदि अपन बात करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जिससे केवल विलायक के अणुओं का ही गमन हो सकता है। किसका गमन हो सकता है, विलायक के अणुओं का ही गमन हो सकता है। अब कोई आपसे पूछे कि विलय के अणुओं का गमन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विलय के कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली के कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, जो केवल किसके लिए उपयुक्त है, विलय के अणुओं के लिए उपयुक्त है, विलय के अणुओं के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपके पास क्या, प्राकृतिक, और एक आपके पास क्या है, कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली की बात करें तो अपन ये क्या होगी आपके पास, सुअर के ब्लेडर की झिल्ली, सुअर के ब्लेडर की झिल्ली। क्लियर। नेक्स्ट बात करें अपन कृत्रिम की, तो कृत्रिम किस किस की बनी हो सकती है, देखो सेलोफेन की बनी हो सकती है, और सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हो सकती है। किसकी बनी हो सकती है, सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हो सकती है, या ये फिनोल की भी बनी हुई हो सकती है, जो फिनोल की सांद्रता पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट मैं यदि बात करूं तो ये जो आर्टिफिशियल है ये एक K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड इस कंपाउंड की भी बनी हुई हो सकती है। तो ये आपने पहले ऊपरी बातें की है जो किसके लिए है, अर्धपारगम्य झिल्ली, परासरण, परासरण के एग्जाम्पल्स के बारे में बात की। अब बात करेंगे अपन किसकी, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या है आपके पास, परासरण दाब। देखो आपने परासरण को समझा, परासरण में क्या हुआ, विलाय के अणुओं का गमन हुआ। आप रसगुल्ले वाला एग्जाम्पल याद रखना इसके अंदर कि रसगुल्ले के अंदर पानी गया था, H2O आपके पास विलायक है, कम सांद्रता से किधर की तरफ गया था, आपके पास अधिक सांद्रता की ओर गया था। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि परासरण में क्या होता है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन होता है अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, वो परासरण था। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो न्यूनतम दाब की आवश्यकता है वही क्या है, परासरण दाब है। तो मैं क्या कह सकता हूं, वह आवश्यक न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने में सक्षम हो, परासरण की क्रिया को रोकने में सक्षम हो, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। वह आवश्यक न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने में सक्षम है क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। इज दैट क्लियर। अब आपको क्या करना है, परासरण दाब के सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है। तो देखिए इसके लिए कुछ नियम्स दे रखे हैं, तो मैं सीधा नियम्स पे नहीं जा करके फॉर्मूले पर ही जाऊंगा और आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। देखिए आपके पास है परासरण दाब के सूत्र की व्युत्पत्ति। पहली बात तो यह है कि जो आपके पास जो तनु विलयन है वो आदर्श गैस अवस्था समीकरण की पालना करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, तनु विलयन आदर्श गैस अवस्था, तनु विलयन आदर्श गैस अवस्था
समीकरण की पालना करते हैं। जो तनुविलियन है वो आदर्श गैस अवस्था समीकरण की पालना करते हैं। देखिए आदर्श गैस अवस्था समीकरण क्या था, PV इज इक्वल टू nRT था। क्या था, PV इज इक्वल टू nRT। और इसमें आप इस गैस के दाब की जगह क्या काम में लोगे, पाई काम में लेंगे अपन। क्या काम में लेंगे अपन, पाई काम में लेंगे। जो आदर्श गैस अवस्था समीकरण थी वो क्या थी आपके पास, PV इज इक्वल टू nRT। अब हम क्या करेंगे, आदर्श गैस अवस्था समीकरण आपके पास PV इज इक्वल टू nRT थी, उसमें उस P की जगह पर क्या काम में लेंगे अपन, पाई काम में लेंगे। P तो क्या था, गैस का दाब था, और ये आपके पास क्या है, विलियन का दाब है। तो पाई के बारे में क्या कह सकता हूँ मैं, ये क्या है, विलियन का दाब है, जिसे क्या नाम दिया गया है, परासरण दाब नाम दिया गया है। ठीक है। V की बात करें तो V क्या हो जाएगा आपके पास, विलियन का आयतन हो जाएगा। V क्या हो जाएगा आपके पास, विलियन का आयतन। N की बात करें अपन तो N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। N क्या है आपके पास, विलेय के मोलों की संख्या। R की बात करें तो R क्या है आपके पास, गैस स्थिरांक। R क्या है आपके पास, गैस स्थिरांक है। क्या है आपके पास, गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक था, लेकिन आप यहाँ इसको क्या बोलोगे, विलियन स्थिरांक। क्या बोलोगे, विलियन स्थिरांक। देखिए इस इक्वेशन के अंदर क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। क्या आ रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ रहा है तो आर की आप जानते हो, आप आर की आपके पास 3 वैल्यू होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एक तो ये वैल्यू है। दूसरी अपन आर की बात करें तो आर की वैल्यू होती है आपके पास 0.0821 लीटर ATM पर मोल और पर केल्विन, ये वैल्यू होती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो आर की एक वैल्यू होती है 1.98 कैलोरी पर मोल होती है। क्लियर। तो हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जब यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है किसके अंदर, लीटर के अंदर, तो आर की कौन सी वैल्यू काम में लेनी है आपको, लीटर वाली। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास विलियन स्थिरांक, इसकी वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन वाली वैल्यू आपको क्या यूज करनी है यहाँ पे। ठीक है। आप आर की जगह पर यहाँ एस भी कर सकते हो। आर की जगह क्या कर सकते हैं अपन, एस। एस स्टैंड फॉर सॉल्यूशन कांस्टेंट, यानी कि विलियन स्थिरांक। और टी क्या है आपके पास, टेम्परेचर है। आप देख पा रहे हो ये केल्विन में रखा गया है यहाँ पे, तो आप इस टेम्परेचर को किस में रखोगे, केल्विन के अंदर रखोगे। तो ये तो हो गया इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन। अब देखिए आप वापस रिमाइंड कीजिए, अपन अणुसंख्या गुणधर्म क्यों पढ़ते हैं, हम अणुसंख्या गुणधर्म इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक ऐसी इक्वेशन डराइव करनी पड़ेगी जिससे अपन क्या निकाल सके, परासरण दाब में और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध व्यक्त कर सके। क्लियर। तो देखिए विलेय के मोलर द्रव्यमान व परासरण दाब में संबंध व्यक्त करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, वो इक्वेशन डराइव करनी पड़ेगी। तो ध्यान देना, इधर मेरे पास है देखिए पाई V इज इक्वल टू एन एस टी ले लो चाहे इसे R ले लो, एक ही बात है। देखिए इसको चेंज करो, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन V डॉट एस डॉट टी। एन क्या है आपके पास, विलेय के मोल है। एन क्या है, विलेय के मोल है। और विलेय के मोल कैसे निकालोगे, अमाउंट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। यानी कि विलेय की ग्राम में मात्रा और विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो ये जाएगा आपके पास एन की जगह मैं क्या रखूंगा, WA अपॉन MA डॉट V डॉट S डॉट T। ठीक है। ये आपके पास वो इक्वेशन है जो परासरण दाब व विलेय के मोलर द्रव्यमान के बीच में संबंध व्यक्त करती है। यदि मेरे पास पर्याप्त आंकड़े उपस्थित है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस समीकरण की सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकता हूँ। यानी कि मैं पाई को कैलकुलेट कर सकता हूँ, WA को कैलकुलेट कर सकता हूँ, V को कैलकुलेट कर सकता हूँ, S को, T को, यदि मेरे पास क्या पर्याप्त आंकड़े हो तो। या देखो ये आपको पाई दिया हुआ है, WA V S T सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं आराम से किसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, MA को कैलकुलेट कर सकता हूँ। आपको एक बात का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जो V है वो आप किसके अंदर रखोगे, लीटर के अंदर रखोगे। सपोज आपको किसी न्यूमेरिकल के अंदर ये वैल्यू ml में दी हुई है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, WA इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू WA अपॉन MA डॉट V किसके अंदर, ml के अंदर। तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर। क्यों, इस ml को आपको क्या बनाना था,
इस ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना था, इसलिए आपने क्या किया, 1000 का डिवाइडेशन किया, 1000 किधर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। क्लियर। और डॉट एस डॉट टी, ठीक है, ये आपके पास रियल इक्वेशन है जो न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम काम में आएगी। यदि ये लीटर में ही है तो ऊपर क्या नहीं आएगा, फिर 1000 नहीं आएगा। दूसरी बात, मैं इसको देख पा रहा हूँ, ये जो इतना टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलरिटी को, मोलरता को। आप देख सकते हो विलेय के मोलों की संख्या कितने में, 1 लीटर विलियन में, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये मोलरिटी। यानी कि एग्जामिनर इस तरह का भी कोई न्यूमेरिकल बना सकता है, डॉट एस डॉट टी, यानी कि मेरे को क्या दे दे, विलियन की मोलरता दे दे, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपके पास रहेगा ही रहेगा, तो आप किसको कैलकुलेट कर सकते हो, पाई को कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, मोलरिटी क्या थी, एक सांद्रता का पद थी, तो एग्जामिनर को अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि एम ही क्या होती है, सी होती है, यानी कि वो सांद्रता देगा तो वो सांद्रता क्या थी, मोलरता ही थी, तो इसको CST की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप देखो, एग्जामिनर आपसे यहाँ से न्यूमेरिकल सोल्व करा सकता है, यहाँ से न्यूमेरिकल सोल्व करा सकता है, ये दोनों तो क्या है, एक ही है। जैसे अपन इसका एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले एज ए न्यूमेरिकल, तो देखिए क्या होगा आपके पास। जैसे क्वेश्चन है कि यूरिया के 5% विलियन का, आपके पास एक क्वेश्चन है, यूरिया के 5% विलियन का, यूरिया के 5% विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतनी इंफॉर्मेशन है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द 5% यूरिया कंटेनिंग सॉल्यूशन, कि यूरिया के 5% विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब पहली बात तो ये आपको क्या दिया हुआ है, 5%, तो आपको देखो न तो ये आइडिया है कि ये वेट बाई वेट है, न ये आइडिया है कि ये वेट बाई वॉल्यूम है, और नहीं आपको ये आइडिया है कि ये क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। क्योंकि जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो, जब क्वेश्चन, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि जब क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि ये वेट बाई वेट है या वेट बाई वॉल्यूम है, तो आपको किस तरह से सोचना है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की आवश्यकता के अनुसार। देखो, आपको क्या निकालना है, परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है, MST, यही तो होता है। और M क्या होती है, मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है, वेट बाई वॉल्यूम होती है। इट मीन्स न तो ये है न ये है, इट मीन्स जो दिया गया डाटा है आपके पास 5% वाला, वो क्या है, वेट बाई वॉल्यूम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 5% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर 5 ग्राम तो क्या है, यूरिया है, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यही तो होता है। तो 5% तो क्या है, 5 ग्राम तो क्या है आपके पास यूरिया है, और कितने में डिजोल्व किया गया था, ये 100 ml में डिजोल्व किया गया था। तो हम ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास WA की वैल्यू कितनी है, WA की वैल्यू है मेरे पास 5 ग्राम, MA में निकाल सकता हूँ, यूरिया का कितना आएगा, 60 ग्राम पर मोल आएगा। आप चेक कर सकते हो, दो तो नाइट्रोजन है आपके पास, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया, 4 इंटू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28, 2 और 2 4 क्या है, हाइड्रोजन है, 1 क्या है, कार्बन है, और ऑक्सीजन है आपके पास ये 16। क्लियर। तो देखो, इन दोनों को ऐड करने से कितना हो गया, 40, और इन दोनों को ऐड करने से कितना हो गया, 20, 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60 हो गया। क्लियर। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना है, 100 ml है। टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है तो हम कितना मानेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस, चलेगा नहीं, कितने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 298 केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब आप फॉर्मूला लगाइए, आपके पास जो फॉर्मूला था हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास देखिए, पाई इज इक्वल टू N अपॉन V डॉट R डॉट T या S डॉट T, एन को कन्वर्ट कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा WA अपॉन MA डॉट V यदि ml में है तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 1000 से। आपके पास R है और ये T है, वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना था, WA कितना है, 5 ग्राम है, MA कितना है आपके पास, 60 है, चेक कर लीजिए, 5 ग्राम है, MA कितना, 60 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास, 100 ml है, तो ये हो गया आपके पास 100, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ, क्यों, ये ml में था और ml में नहीं चलेगा। R देखिए आपके पास R है 0.0821 लीटर ATM पर मोल और पर केल्विन,
और टेम्परेचर कितना है आपके पास 298 केल्विन। इनको भी लिख लीजिए यहाँ पे, ये किसके अंदर है, ग्राम में है, ये किस में है, ग्राम पर मोल में है, और ये 100 किसके अंदर हो चुका है, अब लीटर के अंदर हो चुका है। आपके पास मतलब प्रेशर की यूनिट रहनी चाहिए लास्ट के अंदर, तब तो आपने जो वैल्यू पुटअप की है वो सही है, नहीं तो आपने क्या किया, गड़बड़ किया है। देखिए तो ऐसा करा, ग्राम से क्या चला गया, ग्राम, ठीक है, मोल इनवर्स से क्या चला गया आपके पास, मोल इनवर्स, और लीटर से क्या चला गया आपके पास, लीटर, और केल्विन इनवर्स से क्या चला गया आपके पास, केल्विन, एंड यू हैव द सिंगल यूनिट एटीएम। देख लो, और कोई भी यूनिट बाकी नहीं रही है। मतलब अब आप इनकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, एटीएम के अंदर आएगा। क्लियर। तो ये था आपके पास परासरण दाब। परासरण, पहले अपन ने परासरण को पढ़ा, परासरण दाब को पढ़ा, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति की, और उसके बाद में मैंने एक न्यूमेरिकल सोल्व कराया। आप खुद देख सकते हो डिजिट का मतलब यूनिट का कितना इंपॉर्टेंस है। यदि आप यूनिट को साथ लेकर चलते हो तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। क्लियर। और यह यहाँ पर आपके सभी अणुसंख्या गुणधर्म समाप्त होते हैं। इसके बाद में आगे का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, अणु वन ठाप गुणांक रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कहाँ से शुरू करेंगे, वन ठाप गुणांक से शुरू करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।